हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। आज 8 सितंबर है, तो आज जो हम द हिंदू की जो लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट हमारा न्यूज़ रहेगा रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभियान, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है यूक्रेन पर, उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लंबे समय से अवैध रूप से जो श्रीलंका के निवासी इंडिया में रह रहे थे, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पे चुनाव आयोग के द्वारा सबूत मांगा गया है। इस टॉपिक को देखेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा वो नए संशोधन बिल पर संगोष्ठी चर्चा के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट रूसियन एयर स्ट्राइक ऑफ वॉर सेट्स फायर यूक्रेन कम कैबिनेट बिल्डिंग। तो अभी जो रूस के द्वारा जो फायरिंग की गई है, स्ट्राइक किया गया है, तो उसमें जो है कैबिनेट के बिल्डिंग वगैरह को निशाना बनाया गया। यानी कि ये जो बिल्डिंग है, इसमें सरकार के वहाँ के जो सरकार है उसके बिल्डिंग वगैरह को निशाने में लिया गया है। तो रूस ने अभी अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। कीव में पहली बार प्रमुख सरकारी इमारत पर हुआ है, जो कि ये जो कीव है ना, उसमें सबसे पहली बार जो है वहाँ की जो सरकारी इमारत है उस पर हुआ है, जिसमें कि एक माँ और उसके बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हुई है। और इस हमले के बाद जो है उसकी जो है व्यापक निंदा भी की गई है, जिसमें कि अमेरिका के द्वारा और अधिक प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी जा रही है। यानी कि इसके बाद रसिया को अलग अलग तरह की धमकी भी दी गई है, जो कि अमेरिका के द्वारा भी दिया गया है। कहा गया कि उस पर और ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए जाएंगे। अब ये हमले का पैमाना क्या था? तो रूस ने युद्ध जो हमारा स्टार्ट हुआ था रूस एवं यूक्रेन के बीच में 2022 में स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक चल रहा है। होने के बाद ये सबसे बड़ा सैनिक हमला था, हवाई हमला था, जिसमें जो है 800 से अधिक शाहिद ड्रोन और दर्जनों मिसाइल को एक साथ दागा गया था। और ये जो हमला है, ये सबसे बड़ा यूक्रेन में कीव पर सबसे बड़ा हमला पाया गया था। और इसमें जो है मंत्रिपरिषद के भवन को निशाने में लिया गया है, कि जो यूक्रेन का सबसे प्रमुख जो सरकार का मुख्यालय था उसके। और इसके बाद जो है इस भवन में आग वगैरह लग गई। और ये प्रतीकात्मक एवं रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश रूस जो है यूक्रेन को देना चाहता है। अगर इसमें हम जान माल हानि की बात करें कि लोगों को कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, कि क्या क्षति हुई है, तो कम से कम इसमें 3 से 4 नागरिक की मौत हो गई। इसके अलावा 20 से 40 लोग जो है इसके अंतर्गत घायल भी हुए हैं। ये अभी डाटा बताया जा रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूक्रेन की रक्षा की अगर बात करें, तो यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश हमलों को रोक लिया था। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले में जो 747 ड्रोन और कई सारे मिसाइल को मार भी गिराए गए थे, लेकिन कुछ फिर भी जो है सरकारी और नागरिक के क्षेत्र में पहुंच गए। यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो है अब बहुत सारी मिसाइलों को मार भी गिराया था, जैसे कि 747 और बहुत सारी। किंतु कुछ मिसाइलें ऐसी थी जो सरकारी कार्यालय और नागरिकों तक पहुंच गई थी। अब इस पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की ने इस हमले की बहुत कड़ी निंदा की। और उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिमी देशों से और मजबूत वायु प्रणाली उपलब्ध कराने की वजह से जो है रूस के पर जो है कठोर प्रतिबंध की अपील की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों से ये कहा कि रूस पे जो है और ज़्यादा कठोर प्रतिबंध रूस पे लगाए जाए। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने सहित कई सारे पश्चिमी नेताओं ने जो है रूस के इस घटना की आलोचना की। और उस पर ये भी बताया जा रहा है कि अब कहीं इस पर और अधिक करना लग जाए। अब इसका क्या मतलब आ रहा है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। अब इससे ये मतलब लगाया जा रहा है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि यह हमला रूस इसलिए किया क्योंकि यह दिखाना चाहता है कि अब वो सीधे जो है कीव की सरकार की संरचना को निशाना बना रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन एवं मिसाइलों का इस्तेमाल इस युद्ध को एक नए मोड़ पर ला रहा है। और यह हमला यह भी संकेत कर रहा है कि रूस ने संघर्ष को और तेज करने का इरादा भी कर लिया है, और खासकर ऐसे समय में जब शांति की संभावनाएं ठंडी पड़ी हैं। तो इससे हम ये मतलब निकाल रहे हैं कि रूस इस युद्ध को अब एक नई दिशा देना चाहता है।
अभी भी उन दोनों में शांति की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब हमारा सेकंड न्यूज़ क्या रहेगा, श्रीलंका तमिल इज़ नॉट एलिजिबल फ्रॉम फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ाज। यानी कि जो श्रीलंका के जो निवासी हैं वो बहुत लंबे समय तक वीज़ा के पात्र नहीं रहेंगे। अब जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या न्यूज़ आई है कि अभी पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय के आदेश से 9 जनवरी 2015 से पहले जो भी भारतीय जो भारत में प्रवेश किए श्रीलंकन, वो उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है तमिल नागरिकों से, उसे अवैध प्रवासी का टैग हटा दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो है भारतीय की नागरिकता प्रदान करने में कोई तत्काल मदद इसके द्वारा नहीं दिख रही है। कुछ एक वरिष्ठ के द्वारा ये भी बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर ये दंडात्मक प्रावधान से छूट प्राप्त गैर दस्तावेज श्रीलंका के शरणार्थी को दीर्घकाल के वीज़ा के आवेदन का पात्र नहीं बताया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ छूट वगैरह से या फिर दस्तावेज के वगैरह से श्रीलंका के जो निवासी है उन्हें दीर्घकाल तक वीज़ा के आवेदन का पात्र नहीं बताया गया है और ना ही उन्हें दीर्घकाल तक वीज़ा दिया जा सकता है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो चलिए अभी हम देखेंगे आगे। तो और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जैसे कि अब ये हुआ कहाँ से, तो भारत में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलनाडु। तो 2011 में जो है यहाँ पे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर, इस आदेश के तहत भारत में रहने वाले, ये आदेश आया था, रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को लॉन्ग टर्म वीज़ा या दीर्घकाल वीज़ा के लिए कुछ छूट दी गई थी यदि वे उत्पीड़न का शिकार थे। जैसे कि उन्हें तब छूट दिया गया था जब वो उत्पीड़न या फिर धार्मिक मामलों का शिकार, जैसे कि श्रीलंका में होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब वो भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे बहुत सारे अत्याचार वगैरह होते रहते हैं, तो उस आधार पे जो नागरिक भारत की ओर भाग आते हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक के लिए ये छूट दी गई थी कि यदि वो किसी भी तरह से उत्पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उन्हें इसकी छूट दी गई थी लॉन्ग टाइम वीज़ा की। किंतु अभी की जो नवीनतम स्थिति, अभी अगर हाल की कंडीशन की बात करें तो 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत ये बताया गया कि बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आने वाले अजनबियों के लिए ये कठोर दंड अधिकार प्रावधान रखा गया। बट कुछ ऐसे लोग भी हो जो बिना वीज़ा और पासपोर्ट के यहाँ आ जाते हैं। लेकिन भारत सरकार का जो यह निर्णय किया है कि केवल 9 जनवरी 2015 से पहले आए भारत आए थे उनके लिए यह प्रावधान है, ये छूट है। इसके अलावा जो आ रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई छूट नज़र नहीं आ रहा है। पंजीकृत तमिल शरणार्थियों को इस दिशा में इस दंड से छूट दी गई है, जो कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा चुके हैं उन्हें इसकी छूट दी गई है। बट जो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट वीज़ा अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं उनके लिए ऐसे किसी भी तरह के छूट का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। यानी कि ये जो अब इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो छूट है केवल दंडात्मक कार्रवाई से छूट प्रदान करती है। इसमें ये नहीं कहा गया कि नॉट वीज़ा अस्वीकार करने की नीति। बट ये जो वीज़ा है, अगर आप पे किसी तरह का दंडात्मक कार्रवाई हो रहा है तो उससे आपको छूट दी जा रही है। इसका ये तात्पर्य नहीं मिल रहा है कि इसमें जो है जिसके पास वीज़ा नहीं है वो यहाँ पे रह सकते। इसके साथ ही इस पे अन्य सीमा एवं सशर्तता भी लगाई गई है, जैसे कि उपरोक्त छूट कानूनी कार्रवाई से मुक्त होने तक की सीमा है। अन्य प्रतिबंध जैसे कि लंबे वीज़ा के लिए आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेजी स्थिति आदि पर यह लागू नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई से आपको छूट दिलाएगा। इसके अलावा जो और कार्रवाइयाँ हैं जैसे कि लंबे वीज़ा के लिए आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज की स्थिति आदि पर यह लागू नहीं होती है। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में ऐसे कोई भी नियम की घोषणा नहीं मिली है जो कि स्पष्ट रूप से ये कहता है कि श्रीलंका तमिलों को लंबे समय से वीज़ा का पात्र माना जाएगा। अब इसमें ऐसा कोई भी नियम हमें नहीं देखने को मिल रहा है जो कि ये बता रहा है कि श्रीलंका से जो आए तमिल हैं उन्हें लंबे समय तक वीज़ा पात्र के लिए नहीं माना जाएगा। बल्कि जो नीति लागू हुई है वो एक विशेष स्थिति से है, यानी कि दंड से बचाव पर केंद्रित है, ना कि वीज़ा को अस्वीकार करने पर। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने थर्ड न्यूज़ को देखते हैं। जैसे कि इलेक्शन स्टोलन एलिजिस राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिमांड्स प्रूफ अंडर ओथ।
तो जो राहुल गांधी के द्वारा जो बयान किया गया था उस पे जो है चुनाव आयोग के द्वारा बयान मांगा गया, प्रूफ मांगा गया कि आप शपथ पत्र के साथ हमें वो प्रूफ दिखाएं। अब जैसे कि विपक्ष नेता ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 5 तरीकों से जो है वोट की चोरी किया जाता है, जैसे कि एक डुप्लीकेट मताधिकार, फर्जी और अमान्य पत्ते, एक ही पत्ते पर बड़ी संख्या में मतदाता और अमान्य तस्वीरें। अब जैसा कि उन्होंने ये भी बताया था कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग। उन्होंने कहा था कि एक सीट पर 1250 फर्जी 1250 फर्जी वोट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें जो है 5-6 तरीकों के द्वारा उनके द्वारा वोट की चोरी की जाती है, जैसे कि कुछ जगह डुप्लीकेट मतदाता दिखाए जाते हैं, तो कहीं फर्जी और अमान्य पत्ते, एक ही पत्ते पे कहीं कहीं बहुत बड़ी संख्या में वोट वगैरह। अब इस पे जो है चुनाव आयोग पर जो इसके द्वारा जो है आपराधिक और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया। चुनाव में चोरी करने के लिए भाजपा से मिली भगत का भी आरोप जो है लोकसभा के विपक्ष नेता के द्वारा 7 अगस्त को लगाया गया था। और क्योंकि उनके द्वारा ये भी दावा किया गया था कि भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बेंगलोर के सेंट्रल क्षेत्र में के अंतर्गत जो महादेवापुर विधानसभा है वहाँ पे कम से कम 1250 फर्जी वोट भी बनाए गए थे। तो इनके द्वारा जब ये आरोप लगाया गया तो ये आरोप का 1 महीने हो गए हालांकि, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ चुके थे, जिसपे चुनाव आयोग ने अपना बयान प्रस्तुत किया। चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक या दो बार मतदान या फिर अनियमितता का, तो उन्हें शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये उनके द्वारा जो ये दावा किया जा रहा है वो बिना आधार के है और अवैध घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अगर उनके द्वारा अगर इस तरह का अगर कोई भी सबूत मिल रहा है तो वो उन्हें और शपथ पत्र के साथ दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे ये माना जाएगा कि वो बिना आधार के अवैध घोषित किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश, उन्होंने कहा कि वोटर सूची और वोट डालना 2 अलग अलग विषय होता है और दोनों के लिए अलग अलग कानून भी नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि रिप्रेजेंट ऑफ द एक्ट 1950 और 1951। ये क्रमशः एक नाम या फिर 2 बार नाम के आधार पर चुनाव आयोग की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने 2 एक्ट बताए, 1950 और 1951। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कर्नाटक के मुख्य चुनाव जो निर्धारक थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए जिसके आधार पे वो उनके द्वारा आरोप में रह रहे हो, ऐसा कुछ उनके द्वारा प्रूफ भी पेश करना चाहिए ताकि जो है आयोग के द्वारा ये जांच की जा सके। अब ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए टीवी के द्वारा कहा गया है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दोबारा मतदान संबंधी व्यक्तिगत दावा की जांच की, तो उन्होंने पाया कि जो राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था उस पे जब जांच की तो पाया गया कि उस व्यक्ति ने सिर्फ एक बार वोट दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए थे वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया ही नहीं गया था। ये चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो शपथ पत्र सहित सबूत की मांग, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि आप शपथ पत्र के साथ हमें आप अपना सबूत प्रस्तुत करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये बिना आधार का बताया जाएगा। अब वोटर सूची और मतदान, सीईसी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची और मतदाताओं के द्वारा मतदान 2 अलग अलग विषय हैं और इन्हें के लिए जो है अलग अलग कानून नियंत्रित करता है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ना ये बात गलत होगी। अब प्राथमिक जांच में खंडन, आयोग ने एक मामले में पाया कि सदस्य ने एक ही बार वोट दिया है, न कि 2 बार, जिसके द्वारा जो है इस दस्तावेज को असंगत भी बताया गया।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधिकारिक कार्रवाई, तो कई बार राज्यों के जो सीईओ हैं, आयोग और कई राज्यों के सीईओ ने राहुल गांधी के दस्तावेज एवं घोषणा पत्र को जमा करने का नोटिस भी भेजा। उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके पास जो भी दस्तावेज है आप उसे कृपया करके जमा करें ताकि उस पर जांच की जाए। इसके अलावा अगर अब हम देखें तो अभी जो नया संशोधन बिल पास हुआ है पीएमसीएम वाल अभी जो नया संशोधन बिल पास हुआ है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो चलिए हम उसे एक बार देखने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी हाल ही में 1933 में 1930वें संशोधन के तहत जो संविधान में 130वां संशोधन किया गया है उसके तहत ये बताया गया है कि जो अमित शाह के द्वारा 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक बिल पास किया गया, जिसमें कि यदि अगर कोई पीएम या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई ऐसा मंत्री जो आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, जिसकी सज़ा कम से कम 5 साल या उससे अधिक है, तो उसे 31वें दिन जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इस पे जो है अभी संगोष्ठी में बैठक चल रही है, लोगों के द्वारा इस पे बैठक की जा रही है। तो चलिए इस मामले को हम देखते हैं क्या है। तो केंद्र सरकार ने 130वां संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसके अंतर्गत मंत्री यदि कोई आपराधिक मामले में ग्रसित है, अपराध के मामले से जुड़े हुए हैं, तो 30 दिनों तक अगर वो हिरासत में रह रहे हैं और या फिर 5 साल या उससे अधिक उससे सज़ा होती है, तो 31वें दिन उसे जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या संशोधन है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि यदि इसमें तो पहला ये बताया गया, दूसरा किया कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो वह स्वतः ही पद से मुक्त हो जाएंगे या फिर वह राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को हटा सकेंगे। इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों या फिर दिल्ली में भी उपराज्यपाल या राज्यपाल के पास भी यही शक्ति होगी और जेल से छूटने के बाद वह व्यक्ति दोबारा पीएम या फिर सीएम बन सकता है। तो ऐसा ये बताया जा रहा है तो ये इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर वो उन्हें जेल हो रही है 30 दिन तक या उससे अधिक दिन तक या फिर 5 साल तक, तो ऐसे में वो अपने पद से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा और फिर उसे जेल से छूटने के बाद वो पीएम सीएम बन सकता है। इसके अलावा ये जो है केंद्र शासित प्रदेश शासन में संशोधन विधेयक 2025, जिसमें ये कहा गया कि 1963 में यूनिफॉर्म टेरिटरीज एक्ट में भी बदलाव किया गया है। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एवं मंत्री हैं वो भी 30 दिन से अधिक जेल में रहने पर उन्हें भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब इसमें जो है जम्मू कश्मीर के भी बिल पे जो है संशोधन किया गया था। अब इसमें विधायक की 3 प्रक्रिया, जैसे कि संसद विधेयक कानून को मानसून सत्र में भी पेश किया गया और इन्हें संयुक्त संसदीय सीमित समिति को भी भेजा गया। क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन है तो इन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए। अब सरकार का उद्देश्य यह है, सरकार यह कहती है कि यदि कोई नेता गंभीर आपराधिक मामलों में लंबे समय तक जेल की अवधि में है तो वो नैतिक रूप से अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है। जिसमें सरकार ये तर्क दे रही है कि जैसे सरकारी कर्मचारी को जेल में रहने पर निलंबित किया जा सकता है, वैसे ही नीतियों को भी जवाबदेह बनाना चाहिए। अब इस पे जो है एसआरएम के द्वारा क्या स्रोत दिए गए हैं, इससे पहले अगर हम देखें तो विरोध, एक तरफ इसका समर्थन किया जा रहा है तो एक तरफ जो इसका विरोध भी किया जाए। समर्थन में जो है कांग्रेस नेता सतीश थरूर ने भी कहा कि यदि कोई लंबे समय तक जेल में बना हुआ है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। और अभी चुनाव रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर है उन्होंने भी कहा यह भ्रष्टाचार को रोकने की मामला में एक नया कदम है। अब विरोधी में ये कहा गया कि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में भी भेज कर पद से हटवा सकता है। जिसमें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जो है इसे काला कानून भी बताया गया। अब इस पे एसआरएम जो स्कूल ऑफ लॉ एसआरएम से जुड़े हुए, अब इस पे उनकी जो बैठक हुई तो उसके द्वारा क्या गया, तो इसमें जो मुख्य विषय को लाया गया था एसआरएम के तहत वो ये था कि न्यायिक सुधार और न्याय वितरण प्रणाली को तेज बनाने की आवश्यकता। इसमें एक तरफ ये बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो न्यायिक सुधार भी होगा और न्याय वितरण की प्रणाली भी तेज होगी। अब इसमें संविधान, नैतिकता एवं भारत की लोकतंत्र का भविष्य
इसे संविधान की नैतिकता एवं भारत के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसमें तकरीबन जो है पूर्व, अब इस बैठक में कौन कौन थे, तो पूर्व CGI NV रमना, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु साघवी सहित जो है इसमें न्यायाधीश की आदि भी इसके अंतर्गत शामिल थे। उन्होंने कहा, तो उनके द्वारा अभी इस बैठक पे चर्चा की जा रही है, हालांकि अभी इस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।